अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज में ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस की कुल तादाद 8,418 जबकि एक्टिव केसेस 6,772 हैं। 176 अमवात और 1,970 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की 24 लाख से ज़ायद तादाद हो चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद 1,65,000 से भी ज़ायद बताई जा रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना ज़दा है और पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की लपेट में है। हज़ारों इंसान मौत के दहाने पर हैं, लेकिन बेहिसी और सफाकियत की जो सूरत हाल भारत में है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जहां कोरोना को मुस्लिम दुश्मनी का हथियार बनाकर मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी गई है। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम जारी है, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर आनंद ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि भारत में कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम मुसलमानों पर धर दिया गया है। इंतहा पसंद हिंदुओं ने इसके खिलाफ जिस्मानी, जुबानी और नफ्सियाती जंग छेड़ दी है। भारतीय सहाफ़ी अरुंधति राय ने खदशा जाहिर किया है कि भारत में हालात एक बार फिर मुसलमानों की नस्लकुशी की तरफ जा रहे हैं। इंतहा पसंदों ने सब्जियों को भी मजहबी बना दिया है। अब वो किस तरह के सब्जी फरोशों से उनका नाम पूछकर सब्जियां खरीदी जा रही हैं। मुस्लिम सब्जी फरोशों से सामान नहीं खरीदा जा रहा, जबकि हिंदुओं ने अपने ठेलों पर भगवा के झंडे भी लगवा रखे हैं ताकि पहचान हो सके कि अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर अगर कोई गरीब मुसलमान हिंदू बनकर सब्जी फरोख्त करे तो उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। दुनिया को इस जुल्म पर आवाज़ उठानी होगी, लेकिन अभी तक दुनिया खामोश है। मोदी और उसके गुंडों को लगाम डालनी होगी, लेकिन अभी तक लगाम नहीं डाली जा रही है और अगर लगाम नहीं डाली जाती तो यह खित्ता नस्लकुशी की आग में जल जाएगा। प्रोग्राम में आज इन्हीं टॉपिक्स पर बात होगी और आगे चलकर प्रोग्राम में इन टॉपिक्स की तफसील भी होगी, लेकिन टॉप स्टोरीज पहले आपको दिखा देते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आगाज में एक अहम मामला उठाते हैं। सिंध के बेशतर अस्पतालों में ऑपरेशंस नहीं किए जा रहे हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि दिल के मरीजों को भी इंतहाई इमरजेंसी की सूरत में ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा है। जिन मरीजों के ऑपरेशंस पहले से तय थे उनके अपॉइंटमेंट्स भी मौखिर किए जा चुके हैं। इसके अलावा जिना अस्पताल में भी दीगर अमराज के शिकार अफराद के ऑपरेशंस में 50% कमी देखने में आई है, जबकि अदादो शुमार इस हवाले से कुछ ऐसी तफसीलात बताते हैं कि पिछले एक महीने के निस्बत इस महीने इंतहाई कमी आई है और सिंध के बेशतर अस्पतालों में 70% ऑपरेशंस मुलतवी किए जा चुके हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों के इसमें नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें जिना अस्पताल में ऑपरेशंस में 60% कमी आई है। अब्बासी शहीद अस्पताल में ऑपरेशंस की तादाद में 40% कमी आई है, जबकि NICH में हर माह 200 से ज़ायद सर्जरीज होती थीं। अब NICH में अप्रैल के 20 दिनों में सिर्फ 90 ऑपरेशंस हुए हैं और ये बताना है अस्पतालों की इंतज़ामिया का, जिनके मुताबिक ये अदादो शुमार सामने आ चुके हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है और अदादो शुमार जो बता रहे हैं वो भी हमने नाजरीन से शेयर किया है। बताइए क्या मुकम्मल तफसील है आपके पास? देखें, जब से लॉकडाउन हुआ है तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक अहकामात दिए गए थे जिसमें कहा गया था कि तमाम OPDs बंद रहेंगी। उसके बाद कार्डियो की OPDs इसलिए ज्यादा तौर पे बंद कर दी थी कि सबसे ज्यादा रश जो कराची में कार्डियो हॉस्पिटल है उस पर होता है और ये कोरोना ना फैले, इस वजह से ये फैसला किया गया था। ताहम उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जो ऑपरेशन होने थे वो ऑपरेशंस मुलतवी कर दिए गए। वो इस तरह मुलतवी किए गए कि जिनके अपॉइंटमेंट थे, जिनकी सर्जरीज थी, वो नहीं हो सकी, क्योंकि बीच में 10 दिन कबल एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक पेशेंट की सर्जरी की गई। वो बेसिकली हार्ट का ही पेशेंट था और उसकी सर्जरी हो रही थी। ताहम जब उसको 2 दिन बाद उसके टेस्ट किए गए तो पता चला कि वो COVID-19 जो है पॉजिटिव आया है उसका। उसके बाद जो है उस डॉक्टर जिन्होंने सर्जरी की थी उससे एक डॉक्टर मुतासिर हुए और 100 के करीब कार्डियो का पूरा अमला जो है उसे मुतासिर हुआ, जिनको आइसोलेट किया गया। ताहम उनके बाद में टेस्ट हुए तो वो क्लियर हो गए, लेकिन उसके बाद और ज्यादा इस हवाले से एहतियात बरती जाने लगी और जितने भी ऑपरेशन थे उनको जो है अब रोक दिया गया। अगर कराची के कार्डियो की बात करें तो अगर इसमें रोजाना की अगर 135 के करीब एंजियोप्लास्टी होती थी तो अब 30 हो रही हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर अब इमरजेंसी में डॉक्टर जो पेशेंट्स हैं वो भी अवॉइड कर रहे हैं। तकरीबन 70% तक लोग जो है अब अवॉइड कर रहे हैं। अगर हम बात करें कार्डियो की, फेडरल बी एरिया की 16 नंबर पे जो है तो उसमें वहां पर एक भी सर्जरी अभी तक नहीं हुई, ना एंजियोप्लास्टी हुई जब से लॉकडाउन हुआ।
उनका कहना है कि खौफ का ये आलम है कि लोग मरीजों को अब हॉस्पिटल ही नहीं लेकर आ रहे। इंतहाई मजबूरी में जिस पेशेंट की हालत ऐसी होती है कि उसको लाजमी तौर पर जो है हॉस्पिटल लाना होता है, तो सिर्फ वही पेशेंट आ रहे हैं। ये तो दिल के अस्पतालों की सूरत हाल थी। अगर हम बात करें दूसरी, जैसे NICH है जो बच्चों का हॉस्पिटल है, उधर भी सर्जरीज मुतासिर हुई हैं। तो वहां पर जैसे पूरे महीने में तकरीबन 260 के करीब सर्जरीज होती थी, तो इस महीने अभी तक ये निस्बत और ये आप अदादोशुमार बता रहे हैं। फैसल खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इस वक्त बात करने के लिए डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO इंडिस अस्पताल हैं। अब्दुल बारी साहब, ये जो अदादोशुमार हमने देखे हैं और जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले 1 महीने से लेकर और अब तक जो तफसीलात सामने आ रही हैं कि अस्पतालों में इलाज नहीं किया जा रहा, मरीज इससे घबरा रहे हैं, डिक्लेयर्ड भी किया जा चुका है इंतजामिया की जानिब से। आप बताइए, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से शेयर करने के लिए? देखें, एक तो 2 चीजें हैं कि जो जब ये वबा शुरू हुई थी तो उसका पता था कि उसका लोड आएगा, तो OPDs को और इलेक्टिव सर्जरीज को बंद कर दिया गया था, क्योंकि तो ये किसका पता नहीं था कि किस तेजी से आता है। और दूसरा इसमें ये कि OPDs की बंद होने से सिर्फ OPD में फर्क पड़ा, इमरजेंसी में लोग बढ़ गए थे, क्योंकि जिनको OPD में यूजली आप देखते हैं रश वो कुछ इस किस्म का भी होता है कि कुछ लोग जो है ना, जिनको जरूरत नहीं भी होती वो आ जाते हैं छोटी मोटी चीजों के लिए, नज़ला जुकाम खांसी। तो एक तो वो चीज हो गई थी, तो इसलिए, लेकिन जो सही जिसको कोई तकलीफ होती थी जरा, तो वो इमरजेंसी में आ जाता था। तो एक हमने मेडिसिन क्लिनिक हमने शुरू कर दी थी जहाँ पर उनको वो लोग देख लेते थे। इसके अलावा जो इमरजेंसी सर्जरीज हैं वो जारी हैं, वो चल रही थी। एक और जनरली जो मैंने देखा कि कोरोना की वजह से लोगों को अंदर खौफ भी था कि हॉस्पिटल लोग जा भी नहीं रहे थे, इसीलिए कि कहीं हमको भी कोरोना ना हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये है कि इलेक्टिव सर्जरी जो कि वेट कर सकती है वो सब यूजली हमने भी बंद की हुई थी अब, लेकिन इमरजेंसी के लिए जो भी इमरजेंसी में आता तो उसको सर्जरी। लेकिन अब्दुल बारी साहब, इत्तलात ये बता रही है कि ऑपरेशन थिएटर्स तक लॉक हैं, वो भी खुले नहीं है मरीजों के लिए जी। मतलब हमने तो खोल के रखे हैं, बाकी ये जो है ना, और क्योंकि हर अस्पताल को जो कि कोरोना को डील नहीं भी कर रहा है, तो उसको एक्चुअली इमरजेंसी तो एटलीस्ट उसको जारी रखनी चाहिए, क्योंकि वो तो मरीज ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और इमरजेंसी खत्म हो जाए कोरोना की वजह से, तो वो तो चलती रहेगी, जिसमें चाहे किसी को अपेंडिक्स का दर्द होता है, चाहे अपेंडिक्स भी होना सर्जरी। लेकिन अब्दुल बारी साहब, स्पेसिफिकली जो हॉस्पिटल्स दिल के इलाज के लिए हैं या हॉस्पिटल्स जो गुर्दे के इलाज के लिए, इसके अलावा दीगर स्पेसिफिक बीमारियों के लिए जो अस्पताल हैं, वो तो इन बीमारियों का इलाज करें, क्या वो भी कोरोना की मसरूफियत की वजह से इलाज बंद करके बैठ जाए इस तरह? नहीं, उनका तो डेफिनेटली नहीं होता। वो तो बेसिकली अगर दिल के मरीज हैं तो उनको तो इमरजेंसी ही होती है, वो इमरजेंसी ही डिक्लेयर होती है कि दिल के तकलीफ ज्यादा वेट नहीं कर सकती है, तो उसको करना चाहिए और होना भी चाहिए। अब वो उसका सवाल तो आप उसकी इंतजामिया से ही पूछ सकते हैं कि वो क्या है उसके ऊपर। अच्छा डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सूरत हाल अब बन रही है कि अस्पतालों में जो दीगर बीमारियों का इलाज है उसके तनासुब में पिछले महीने से कमी आ रही है, बहुत सारे मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा, इसका वे आउट आपकी नज़र में क्या है? देखें, जो हॉस्पिटल जिसके लिए डिफाइन है उनको होना चाहिए, उसको करना चाहिए, और जो हॉस्पिटल जो कोरोना को नहीं भी देखा है उनको डेफिनेटली, क्योंकि ये मरीज हैं, इनको जो एक्यूटली होना चाहिए उनका इलाज होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जबकि लॉकडाउन भी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, उसकी वजह से भी लोग, एक तो ये भी था कि लॉकडाउन की वजह से भी लोगों को जो पहुंचने में मुश्किल होती थी, खासतौर पर गरीब इलाकों में जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती थी, उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट था। लेकिन ये है कि जिंदगी तो चलती रहेगी, हम कारोबार बंद कर सकते हैं, लेकिन किसी को बीमार होने से कोरोना के अलावा कोई रोक नहीं सकता ना। किसी को अगर दिल की तकलीफ होनी है तो है, इसका इलाज होना चाहिए। अच्छा अब्दुल बारी साहब, जिस तरह से आपने भी खुद जिक्र किया कि कुछ लोग कोरोना के खौफ की वजह से अस्पतालों का रुख नहीं कर रहे कि वहां पर जाएंगे तो वहां से शायद उनको ये वबा लग जाए या वो इसमें मुब्तला हो जाएं, कितनी आपके पास इतलात ऐसी हैं या कितने केसेस आपके पास ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जो अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ गए और वो अस्पताल इस खौफ की वजह से नहीं पहुंचे? ऐसा कोई डेटा तो है नहीं जिसके ऊपर मैं कोई कह सकूं कोई डेटा है, इसलिए मुझे मुश्किल, मतलब ये कोई डेटा हो तो मैं कह सकता हूँ, हमने कोई ऐसा डेटा, ऐसा मेरी नजर में कोई नहीं है कि जिसके ऊपर मैं कोई कमेंट कर सकूं। अच्छा डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, जिस तरह से आपने अभी खुद ये बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया कि लोग अस्पतालों का रुख नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कि जो बीमारियों में मुब्तला है, दीगर बीमारियां, जाहिर बात है दिल की बीमारी या इसके अलावा गुर्दे की बीमारी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से उनको ये तसल्ली करवाई जा सकती है कि अस्पतालों के अंदर ऐसे इंतजामात हैं
कि लोग वहां पर आए और उनका इलाज किया जाएगा, वहां पर उनको कोरोना का ये जो वायरस है वो वहां पर उनको नहीं लगेगा, वहां पर वो खुद को महफूज समझ सकते हैं? हर हॉस्पिटल जो चाहे दिल के हॉस्पिटल हैं, किडनी के हॉस्पिटल्स हैं, वो लोग जो है ना हर जगह हर एक ने अपना इंतजाम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दिल के मरीज जो यूजुअली अच्छा उसमें भी हो सकता है जैसे कि किसी को कोरोना हो गया और वो आ जाए, तो इंतजामात हैं कि ऐसी कोई जिसमें कोई अलामत जाहिर होती हैं तो वो उसके लिए फिर उसका टेस्ट करा लेते हैं, उसको आइसोलेट कर देते हैं। उमूमन जनरली ऐसे कोई नंबर नहीं आए कि जी वहाँ पर कोई ऐसे दिल की वजह से गए थे और वहाँ कोरोना हुआ, अभी तक तो कोई डेटा नजर नहीं आया। लेकिन इसलिए हर एक ने, हर अस्पताल ने, क्योंकि वो बड़ा अपने तरह से एहतियात जरूर करता है, और अगर कोई ऐसी हर लोगों ने स्पेसिफिक जगह बना दी है कि उसको कर सकते हैं। सही है। डॉक्टर बारी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, एक और अहम पॉइंट पर भी आपसे बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील ने हमें ज्वाइन कर लिया है। फैसल साहब, ये जो अदादोशुमार सामने आए हैं, ये अदादोशुमार जिस तरह से सामने आए हैं, जितनी बड़ी तादाद में इसमें कमी देखने में सामने आई है, ये बड़े खौफनाक अगर हम कहें या हौलनाक इंकशाफात कहें तो कहना गलत ना होगा। जी बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त है, ये गलत नहीं होगा आपका कहना, क्योंकि 70% ऑपरेशन जो है वो मुलतवी हुए जो हमारे अदादोशुमार मिले हैं, इसलिए कि कोरोना वायरस की जैसे वबा आई तो उसके बाद जो है तमाम हॉस्पिटल्स में एक तो जो पेशेंट्स होते हैं हार्ट के या दीगर, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। आप ये देख लें कि 2 करोड़ के शहर है ये, और इसमें सिर्फ एक महीने में 135 सर्जरीज होती हैं, जो के 135 सर्जरीज के लिए लोगों ने 3-3, 4-4, 5-5 महीने पहले नंबर्स लिए हुए होते हैं, और उन नंबर्स के हवाले से जैसे ही ये वबा आई तो ये तमाम जो शेड्यूल्स थे, इनके अपॉइंटमेंट थे, सब के कैंसिल कर दिए गए और एक तरह से लॉकडाउन हो गया। तो लोगों को शदीद किस्म की मुश्किलात हुई, जो कि दिल के मरीज खास तौर पे थे, गुर्दे के मरीज थे, कैंसर के मरीज थे, और हॉस्पिटल्स में जैसे डॉक्टर बारी साहब ने बताया खौफ और हिरास की फिजा है, लोग जो है हॉस्पिटल्स जाने का रुख नहीं कर रहे हैं, और खौफ ज्यादा इसी वजह से कि कहीं उन्हें कोरोना ना लग जाए। अच्छा फैसल, ये चीज क्लियर कीजिएगा कि जो आप बता रहे हैं कि अपॉइंटमेंट्स भी कैंसिल की जा रही हैं या उनको आगे मुलतवी किया जा रहा है, मौखिर किया जा रहा है, क्या स्पेसिफाई किया जा रहा है जो सीरियस नौयत के मरीज हैं, जिनकी सर्जरीज अपॉइंटमेंट में थी या जिनको दीगर कोई सीरियस बीमारी का इलाज करवाना था, उनको भी मौखिर किया जाए या उनको कंसीडर किया जा रहा है हॉस्पिटल में? जी बिल्कुल, अभी जो है वो NICVD के हुकाम से हमारी बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि इमरजेंसी की सूरत में जो है वो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, लेकिन वो ये जब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने नोटिस लिया और उन्होंने खुद जो है वो रिमार्क्स दिए कि उन्हें अपनी अहलिया को लेके जाना था, हॉस्पिटल्स बंद थे, उसके बाद से जो है वो उन्होंने अहकाम दिए कि तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसीज और OPDs जो है वो की जाए। तो उसके बाद से जो है वो ये कार्रवाई शुरू हो गई और इमरजेंसीज में जो है वो ऑपरेशन होने लगे। लेकिन इतनी लॉकडाउन की वजह से हार्ट का पेशेंट जिसे फौरी तौर पर पहुंचना होता है और फौरी तौर पर उसको देखना होता है, एम्बुलेंसेज भी जो है वो ताखीर से पहुंच रही हैं। हमने ये भी देखा जो है वो लॉकडाउन की वजह से एम्बुलेंसेज भी जो है वो लोगों तक ताखीर से पहुंच रही हैं। अच्छा फैसल, मैं बिल्कुल आपसे यही पूछने वाली थी कि क्या ये कुछ सामने आ सकी है डिटेल के कितने % लोग वो हैं कि जिनकी अपॉइंटमेंट्स मौखिर हुई, अस्पतालों में इनको ट्रीट नहीं किया गया, वापस भेज दिया गया, इमरजेंसीज बंद होने की वजह से वापस चले गए, और कितने % लोग ऐसे हैं जो कि रास्तों की रुकावट की वजह से अस्पताल पहुंच नहीं पाए या खौफ की वजह से अस्पताल नहीं जा पाए? कोई अदादोशुमार इससे मुतालिक आपके पास हैं क्या? जी सिद्रा, बिल्कुल, इसमें जो है वो 100% जो अपॉइंटमेंट्स थे ना वो सबके कैंसिल कर दिए गए, इसलिए कि लॉकडाउन किया गया। जो भी डॉक्टर्स थे उन्होंने ये जो है वो NICVD और तमाम जो दीगर हॉस्पिटल हैं, जैसे 16 नंबर का हॉस्पिटल है फेडरल बी एरिया का, यहाँ पर तमाम जो है वो अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए गए। इमरजेंसी की सूरत में जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन किया जा रहा है। और मैं बताऊं, एम्बुलेंसेज का जिस हद तक है कि हमारे पास जो अदादोशुमार आया है ईदी, छिपा और दीगर फलाई इदारों से, तकरीबन 35 से 40 अफराद जो है वो ताखीर से अस्पताल पहुंचने की वजह से जो है वो इंतकाल कर गए। उन्हें अगर बर वक्त तिबी इमदाद दी जाती तो शायद वो बच जाते। तो ये एक अदादोशुमार हमारे पास फलाई इदारों से आया है जो कि फैसल, आप कराची भर से रिपोर्टिंग भी करते हैं, फील्ड में भी आप मौजूद होते हैं, मुझे ये बताइएगा कि जिन मरीजों को नाके पर रोका जाता है, चेक पोस्ट पर रोका जाता है, अगर वो ये कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, किस तरह से उनको वहां पर ट्रीट किया जाता है? किन मराहिल से उनको गुजर के हॉस्पिटल तक पहुंचना होता है? देखिए, शहर भर में लॉकडाउन किया हुआ है और पुलिस को ये हिदायत दी है, रेंजर्स को ये हिदायत दी है कि एम्बुलेंसेस को ना रोका जाए, लेकिन वो रोकते नहीं है।
थोड़ा सा ये टाइम ये लगता है कि जो बैरियर और रुकावटें लगाई हुई होती हैं, पुलिस एहलकार वहां जाता है, एम्बुलेंस में देखता है, पेशेंट पूछता है और फिर वो हटाता है और फिर उसके बाद जो है जाते हैं। उन्हें इस तरह की कराची में कोई जो है नहीं आई है, लेकिन बाज़ औक़ात तवील रास्ता हो जाता है, जो शॉर्टकट होते हैं वो तमाम सील किए हुए, मेन सड़कें जो है वो खुली हुई हैं, इस वजह से थोड़ी सी ताख़ीर हो जाती है। लेकिन पुलिस की जानिब से हमने ऐसा ये देखा कि कहीं पे भी इस तरह का नहीं रोका गया कि पेशेंट जो है वो एम्बुलेंस के अंदर हो और उसे आगे नहीं जाने दिया जा रहा हो। तो यहाँ ये एम्बुलेंस के अलावा जो मरीज जाते हैं हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, उनको पुलिस रोककर किन सवालात का उनको सामना रहता है या क्या बताकर वो वहां से गुजरते हैं, कितनी जल्दी उनको वहां से जाने दिया जाता है? बिल्कुल सिद्रा, ये आपने बड़ा बेसिक अहम पॉइंट उठाया। ये एम्बुलेंस के अलावा अगर किसी को इमरजेंसी और वो जा रहा है, उसको जो है वो कई सवालात के जवाब देने होते हैं, उसे बाकायदा दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। कई फुटेजेस और कई शूट्स भी हमारे पास है, लोगों के हाथ में जो है वो कैलूला लगा हुआ है, वो बता रहे हैं, कह रहे हैं और पुलिस वाले को यकीन दिला रहे हैं कि वो अस्पताल से आ रहे हैं या अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाला जो है वो राजी नहीं हो रहा। तो ये जो है वो कुछ शिकायतें हमारे पास रिपोर्ट हुई हैं कि इमरजेंसी की सूरत में जो प्राइवेट गाड़ियों में लोग जाते हैं, उनसे काफी पूछगछ की जाती है और पूछगछ करने के बाद जिद बहस के बाद उन्हें जाने की इजाजत दी जाती है या फिर उनसे कहा जाता है कि घूम के जाइए, आप दूसरा रास्ता इख्तियार कीजिए, बंद है। तो ये शिकायतें नोट हुई हैं हमारे पास, लेकिन ऐसी एम्बुलेंस को तंग करने के हवाले से कोई शिकायत नहीं हुई। मैं आपको बता रहा था कि जो लोग हैं, ठीक है। फैसल शकील आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अब चूंकि यहाँ पर अवामी मुश्किलात की हम बात भी करें कि लोगों को अस्पताल पहुंचने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में एक विक्टिम भी सामने आए हैं कि जिनके एक को हॉस्पिटल जाना था, बल्कि उनकी अहलिया को हॉस्पिटल पहुंचना था, लेकिन उनको हॉस्पिटल पहुंचने में देर हुई और उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये जरा नाजरीन को दिखाते हैं, फिर इस पर बात भी करते हैं। मैं उस दिन जुमेरात वाले दिन ऑफिस से ड्यूटी करके घर पे जब आया, 11 साढ़े 11 का टाइम था ना, तो वाइफ ने पूछा खाना खाएंगे? मैंने कहा नहीं, खाना मैं खा के आया हूँ। वो कार्डिक पेशेंट थी, तो थोड़ी सी हम वॉक करने निकलते थे सोसाइटी के अंदर ही ना। ये हमारी रूटीन होती थी तकरीबन 1 साल से ना। नीचे उतरे वॉक के लिए तो थोड़ा सा चली, बोला मुझे सांस हो रहा है, फिर हमने कहा चलो अब चलते हैं। जब हम ऊपर जाने लगे तो फिर वो सांस होने लगे। एक सीढ़ी चढ़ी, तकरीबन 7-8 स्टेप होते हैं, चढ़ के फिर वहाँ बैठ गई ना, बोला मेरे से वो नहीं चढ़ा जा रहा। मैंने कहा इंजी सेट फौरन दुकान के नीचे रखो और रखा। बोला मेरे को घबराहट हो रही है। जैसे हम इमरजेंसी में लेके कोई करीब नहीं आया, गाड़ी से हमने खुद उतार के उसमें बैठाया, स्ट्रक्चर पे लेटाया, स्ट्रक्चर पर लेके गए इमरजेंसी तक, तो वो थोड़ा सा कतरा रहा था। मैंने कहा भाई ये कोरोना वगैरह कुछ भी नहीं है, ये हार्ट पेशेंट है। मुझे डॉक्टर ने कहा कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और इस कंडीशन में ये यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकेगी, इसको चाहिए वेंटिलेटर, वेंट की ज़रूरत है, वरना इसके अगर वेंट नहीं मिलेगा तो इसके लिए ज़िंदगी का आगे कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो वेंट पे डाल दो भाई, क्या मसला है? बोले यार हमारे पास जो है ना हॉस्पिटल में वेंट नहीं है। एम्बुलेंस है, इसको मैंने कहा भाई इसको ले लो। तो डॉक्टर्स को हमने कहा कि शिफ्ट कर दो। बोला नहीं, इसकी बहुत खतरनाक पोजीशन है, 1 सेकंड का भी हम रिस्क नहीं ले सकते यहाँ से निकाल के उधर शिफ्ट करने का, थोड़ी देर रुक जाओ, 4-5 मिनट हमें दो। 5-7 मिनट के बाद डॉक्टर साहब आए, बोला कि वो ज़रूरत नहीं है, सॉरी। 1 साल से तकरीबन इसकी हालत ख़राब थी। इसका कार्डिक MRI का डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा सा इसका सीवियर केस है, ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी होगी। कार्डिक MRI करवाने के लिए हमें 2 महीने इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ आगा खान में होता है कराची में, और आगा खान की मशीन खराब पड़ी हुई थी। 2 महीने तक आगा खान की मशीन नहीं हो सकी। 2 दफ़ा उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट लेके कैंसिल किया, 1-1 महीने का अपॉइंटमेंट देते रहे। जब वो हो गया, उसकी रिपोर्ट आ गई कार्डिक MRI की, फिर सारी चीज़ें, फिर मैंने डॉक्टर को चेक कराया। डॉक्टर ने कहा कि अब इसको हम एडमिट कर लेते हैं, सिर्फ हमारे पास बेड नहीं है। तो नाज़रीन, इस फैमिली की मुश्किलात आपने देखी, किन मुश्किलात से ये फैमिली गुजरी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और अहम मामले की। वो अहम मामला है कि उलमा और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई और ख़ासकर इबादत के हवाले से इसके ऊपर डिस्कशन हुई। अच्छी बात यह है कि उलमा ने वज़ीर आज़म के साथ जो बातें शेयर की, मुशावरत हुई, उस पर दोनों जानिब से इत्तफाक भी किया गया और आइंदा के लिए एक लाएहमल भी बनाया गया। गुज़श्ता दिनों आपने भी देखा कि 20 निकाती एक एलामिया भी जारी किया गया था। इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर बात करते हैं। तो नाजरीन, बिलाखिर लॉकडाउन के दौरान मसाजिद में नमाज और इबादत के हवाले से हुकूमत और उलमा इकराम के बाहमी इत्तफाक से एक जामा प्लान बन गया है और मामला नहायत खुशअस्लूबी से आगे तय हो गया है और मसाजिद भी अब आबाद होंगी, जो कि अच्छी बात है। रमज़ान की रौनकी भी आगे चलकर बहाल होंगी। आज वज़ीर आज़म ने भी उलमा इकराम से मुलाकात की और जिसमें हुकूमती पॉलिसीज़ की भरपूर हिमायत का ऐलान भी किया और इस हवाले से SOPs को फॉलो करने की यकीन दहानी भी वज़ीर आज़म की जानिब से करवाई गई है। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में गिरफ्तार मसाजिद के आइमा कराम की रिहाई का भी हुक्म दे दिया और इस हवाले से
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ उलमा मशाह ने भी 20 निकाती लाहेअमल तय किया है, जिसके मुताबिक नमाजियों को अब 6-6 फीट के फासले पर खड़ा होना होगा। इस तरह से नमाज अदा करनी होगी। 2 सफ़ों के दरमियान भी 2 गज का फासला होगा। तरावी और जुम्मे की नमाज सिर्फ मसाजिद के अहाते में ही अदा होगी। इसके अलावा सड़कों और गलियों में इसकी इजाज़त नहीं होगी। कालीन और दरियाँ नहीं बिछाई जाएंगी। फ़र्श पर नमाज अदा की जाएगी और मसाजिद के फ़र्श को क्लोरीन मिले पानी से धोया जाएगा। नमाजी घर से वज़ू करके आएंगे और साबुन से हाथ धोकर मास्क पहनकर मसाजिद में आएंगे और ना वो किसी से हाथ मिलाएंगे और ना वो किसी से गले मिलेंगे। ये SOPs में शामिल है। इसके अलावा 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और बच्चों को मसाजिद में आने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि इज्तिमाई सहरी और इफ्तार का अहतमाम भी नहीं किया जा सकेगा। लोगों को सहरी और इफ्तारी घरों पर ही करनी होगी। और सदर मुमलिकत ने इस बारे में खबरदार भी किया है कि अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया गया तो कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ी जा सकती है और इस सिलसिले में फैसले पर नजरसानी भी की जा सकती है। हुकूमत मसाजिद की मॉनिटरिंग करेगी और इसके साथ साथ SOPs को फॉलो ना किया गया तो इस पर भी वो नजरसानी करेगी और इस 20 निकाती एलामिये को नाफिजुल अमल बनाने के लिए सूबाई हुकूमतों का किरदार क्या होगा, इस पर भी हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब और इसके अलावा नाज़िम आला वफाकिल मदारिस हमारे साथ मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब भी हैं। तो फवाद चौधरी साहब, पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। ये जो एक अच्छी बात वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक मीटिंग हुई, बड़ी ज़रूरी थी ऐसे वक्त में मीटिंग होनी। ज़ाहिर बात है इबादत का तर्ज़ अमल तय करना था और मसाजिद के हवाले से SOPs बनानी थी और सबसे अच्छी बात यह कि इसके ऊपर इत्तेफाक हुआ दोनों जानिब से। अब जो अगला मरहला है कि प्रैक्टिकली ये नाफिजुल अमल होगा क्या और अगर नाफिजुल अमल होने में कोई रुकावट होती है तो उस सूरत में हुकूमत ने क्या कोई दूसरा प्लान B सोच कर रखा है इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपने जिस तरह सही कहा, आगे रमज़ान का महीना है और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा वक्त इबादत भी कर सके और मस्जिद में भी जा सके। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो उलमा ने और हुकूमत ने जो फैसला किया है, बड़ा सोच समझ के और सोच विचार करके किया है। उसके ऊपर जो हमारे हमने देखिए पूरी दुनिया जो है ना इस वक्त वो एक कैच-22 में है। ये इसका ताल्लुक कोई मजहब से नहीं है, मतलब कोरोना वायरस मजहबी मसला तो नहीं है, ना ये कोई एक कौम का मसला है। तो पूरी इंसानियत जो है वो इससे नबरदाज़मा है और बुनियादी तौर के ऊपर इज्तिमा जो है, चाहे वो मजहबी हो, चाहे सियासी हो, चाहे समाजी हो, जहाँ पे भी इज्तिमा होगा वहाँ पर वबा फैलने का अंदेशा है। अब मसला ये है कि हम जो इंसान हैं, हम ट्रेन नहीं हुए इस तरह से है कि हम अकेले रहेंगे। हमारे एक मजहबी जो त्यौहार हैं वो भी मेल जोल का ज़रिया है। हम इबादत भी जो है वो एक इज्तिमा में करते हैं। हमारे समाजी और सियासी इज्तिमात भी जो हैं वो भी बड़े होते हैं। हम प्रोग्राम्ड नहीं हैं इंडिविजुअल रहने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो कोरोना वायरस है वो इज्तिमा जो है उसके लिए वो बहुत सीर हासिल है, उसमें वो फैलता है। लिहाजा पूरी दुनिया में जिस वक्त कोशिश है वो ये है कि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि इकॉनमी हमारी चलती रहे, हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी चलती रहे, और दूसरी तरफ ये है कि आप कोरोना वायरस भी ना फैले। लिहाजा तमाम हुकूमतें कोशिश कर रही हैं एक कंप्रोमाइज़ करने की, दोनों जो सिचुएशंस हैं उनको। और ये जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब की सदारत में इजलास में भी जो फैसले हुए हैं वो भी उसी एक कंप्रोमाइज़ की तरफ बात है जो कि बाकी पूरी दुनिया में हुई है, यहाँ पे भी हुई है। और मैं समझता हूँ उलमा ने बहुत इसमें सेंसिबल किरदार अदा किया। सदर पाकिस्तान को मैं बिल्कुल मेंशन करना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ के क़यादत की इस सारे मामले की, वो भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। बड़ी अच्छी बात है फवाद चौधरी साहब की खुशसलूकी के साथ ये मामला तय पा गए। लेकिन जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था कि जहाँ पे मार्केट्स खुली हैं, सुपर स्टोर्स खुले हैं, दीगर कारोबारी सरगर्मियाँ भी, कुछ सनतें भी खोली गई हैं, मसाजिद को भी आबाद करना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिरी बातें सामने रखे गए, उसके ऊपर एक लाहेअमल भी तैयार किया गया। ये बताइएगा कि इस मीटिंग में जो SOPs बनाए गए हैं या 20 निकाती जो एलामिया था उससे आप अग्री करते हैं या इसमें कुछ और भी आप समझते हैं कि कुछ और भी ऐड ऑन होना चाहिए, कुछ दीगर चीज़ें भी शामिल करनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि ये तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का और उनका फैसला है, तो मैं तो ऐड ऑन तो नहीं कर सकता ना। तजवीज़ कोई फैसला है, वो एक हतमी फैसला है, तजवीज़ कोई SOPs बनाई है, वो भी उनकी जो है वो SOPs है। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि देखिए मसाजिद हो या कोई भी और तकरीबात हो, आप 10-12 करोड़ लोगों के पीछे सोटी लेके नहीं खड़े होते। ये तो अपनी ही एक अकल और शऊर की बात है। हुकूमत का, मीडिया का, हमारा ये काम है कि हम लोगों को ये शऊर दे सकें, उलमा का,
कि ये जो वबा है इसको हमने फैलने से रोकना है और उसका तरीका ये है। अब इंसानी शऊर जो लोग हैं आम तौर के ऊपर, जो इंसान है जान को अपनी उसकी हिफाजत भी करता है और अल्लाह का हुक्म भी है, लिहाजा इसको मैं समझता हूँ कि अगर हम बता पाएं और लोग समझ पाएं कि क्यों इज्तिमा से गुरेज की हिदायत की जा रही है। बिल्कुल फवाद चौधरी साहब, यही पॉइंट ऑफ व्यू के बड़ों में तो ये राइड हो गई है, मीटिंग में एसओपीज भी फाइनल हो गए हैं। अब अवामी सतह पर इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, नाफिजुल अमल हो क्या होगा, और अगर नहीं होता तो बरक्स इसके दीगर सूरत हाल क्या होगी। आप प्रोग्राम में हमारे साथ ही रहिए, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के साथ इसी मामले पर बात करने के लिए मौलाना हनीफ जालंधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस मामले पर उनसे मजीद रोशनी भी हासिल करेंगे और मजीद उनसे बात भी करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉकडाउन के हवाले से कि क्या मुल्क में लॉकडाउन है या नहीं, और अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया के दीगर ममालिक में लॉकडाउन कैसे किया जा रहा है, और लॉकडाउन और कर्फ्यू में फ़र्क क्या है, किस तरह से पता चलेगा कि लॉकडाउन है या कर्फ्यू है। समा ने इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है। 3 हफ्तों तक लॉकडाउन से इनकार के बाद बिलाखिर 23 मार्च को बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी लॉकडाउन का ऐलान करते हुए ये कहा है कि तमाम गैर ज़रूरी दुकानें बंद रहेंगी, हिदायत के मुताबिक अशियाए ज़रूरत ख़रीदने और इसके अलावा जो दीगर वर्जिश करने, तिब्बी ज़रूरियात और दफातर आने जाने के मामलात हैं वो जारी रहेंगे, इसके लिए इजाज़त होगी। हुकूमती ऐलान में ये वाज़े किया गया है कि कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, लाइब्रेरीज, इबादत गाहें बंद रहेंगी, जबकि शादी हॉल्स और पैदाइश की तकरीबात पर भी पाबंदी होगी, लेकिन तदफीन पर नहीं होगी। इस तरह से आगे बढ़ते हुए चीन का अगर जिक्र करें तो चीन दुनिया में अब तक कोरोना वबा के बाद सबसे ज़्यादा मौसर और सख्त लॉकडाउन करने में कामयाब हुआ है, जिसके तहत चीन के शहर वुहान और सूबे हुबाई के दीगर शहरों की नकलो हरकत पर भी इस तरह से नज़र रखी जा रही है। शहरियों को वहाँ पर ख़ास तौर पर रोका जा रहा है कि वो इस पर अमल करें। वायरस को दूसरे तरीक़ों से कंट्रोल करने की कोशिशों में नाकामी के बाद सूबे को 23 जनवरी को लॉकडाउन करके करोड़ों अफराद की नकलो हरकत से रोक दिया गया था। चीन ने 24 मार्च को सूबा हुबाई पर नाफिज किया गया लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया था और इस तरह से ये लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया था। दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर करंतना की शायद ये वाहिद मिसाल थी और अपने आप में ये एक बड़ी मिसाल भी थी। लॉकडाउन और जब शुरू हुआ था तो कोरोना से हलाकतों की तादाद 17 तक पहुंच गई थी और इस इकदाम से सिर्फ 6 हफ्तों में चीन की कोशिशें रंग ले आई और बिलाखिर कोरोना के केसेस में नुमाया कमी भी वहां पर देखने में सामने आई। जरा आगे चलते हैं, इटली की बात करते हैं। इटली में रेस्टोरेंट सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, इसकी इजाज़त होगी। चीन की कामयाबी को देखते हुए इटली जैसे जमहूरी मुल्क ने भी अपने कई शहरों को लॉकडाउन में इजाफा किया और लॉकडाउन 9 मार्च तक किया। हत्ता कि इटली के वज़ीर आज़म ने कौमी करंतना नाफिज किया, जिसके बाद लोगों की नकलो हरकत को सिर्फ हंगामी और हालात के कामों के मद्देनज़र महदूद कर दिया गया। इसके अलावा रेस्टोरेंट सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई और जब लॉकडाउन नाफिज किया गया तो उस वक्त इटली में कोरोना के केसेस 9000 हो चुके थे और हलाकतें सिर्फ 450 बताई जा रही थी। आगे बढ़ते हुए ज़रा स्पेन का भी जिक्र करते हैं क्योंकि स्पेन भी काफ़ी कोरोना से मुतासिर हुआ है। यूरोप ही के मुल्क स्पेन ने 15 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया था और उस वक्त जब कोरोना केसेस की तादाद 8000 के करीब पहुंच गई थी और हलाकतें 300 हो गई थी। लॉकडाउन का ये फैसला काबीना के तवील इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने किया था और तमाम शहरियों को काम और ज़रूरी सफ़र के लिए घरों से निकलने के लिए इजाज़त दी गई। इसके अलावा रोक दिया गया था, जबकि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके तमाम गैर ज़रूरी दुकानें, होटल्स, कैफ़ेज़ और फुटबॉल ग्राउंड और सिनेमाज को बंद कर दिया गया था और सिर्फ खुराक और अद्वियात के लिए भी बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही थी। आगे चलते हैं, कुछ दीगर ममालिक के साथ साथ फ्रांस का भी जिक्र करते हैं। फ्रांस की तरफ से इब्तदाई तौर पर ऐसी काविशों से बचने की कोशिश की गई थी, ताहम कोरोना केसेस और बढ़ती हुई हलाकतों को देखकर फ्रांस ने भी गैर ज़रूरी कारोबार और कई कैफ़ेज़ बंद कर दिए थे। 16 मार्च को जब मुल्क में कोरोना केसेस 6500 हो गए थे और हलाकतें वहाँ पर 150 तक पहुँच गई थी तो वहाँ पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। फ्रांस में लोगों को खाने और अद्वियात के अलावा घर छोड़ने पर 135 यूरो का जुर्माना भी आयद किया जा रहा था। खलीजी ममालिक में भी इसी तरह के इकदाम किए जा रहे हैं और लोगों के इज्तिमात को रोककर वायरस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में सऊदी अरब के अलावा कुवैत और कतर ने अपने अपने मुल्क आने जाने वाली परवाजें मुअत्तल कर रखी हैं। कुवैत ने अपने शहरियों से ये कहा है कि वो घरों में ही महदूद रहें। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 4 हफ्तों के लिए मसाजिद और इबादत गाहों में पाबंदी
आयद कर दी थी और इस सिलसिले में लॉकडाउन को खासा सख्त किया गया था। तो दीगर मुल्कों से जो हमने अपडेट्स आपके साथ शेयर की हैं, इसके अलावा अदादो शुमार जो शेयर किए हैं, उस पर बात करने के लिए ज़ाहिर बात है हमारे पास हमारे नुमाइंदान मौजूद हैं। अमेरिका से यासिर फिरोज हमें ज्वाइन करेंगे, बरतानिया से अबरार कुरैशी हमारे साथ होंगे, और चीन जिसने एक कामयाब लॉकडाउन करके दिखाया, लेकिन किया कैसे ये मुमकिन हो पाया, इस पर बात करने के लिए चाइना से, वुहान से हमारे साथ मौजूद होंगी जोन अहमद। ठीक है जोन, हमें ये बताइएगा, चाइना जिसकी मिसाल दूसरे मुल्कों को भी दी जा रही है कि जहां से ये वायरस शुरू हुआ और वहीं पर आकर ये ख़त्म भी हो रहा है, क्योंकि अच्छे इकदाम किए गए हैं, जाहिर बात है फैसिलिटीज़ वहां पर ज़्यादा है, लेकिन इस लॉकडाउन पे इम्प्लीमेंटेशन वहां पर किस तरह से हुई, किस तरह से लोगों के लिए इसको मुमकिन बनाया गया, आसान किया गया और कामयाब बनाया गया, ये शेयर कीजिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात, बहुत शुक्रिया आपकी दावत का। मैं इस वक्त बीजिंग से रिपोर्ट कर रही हूँ। वुहान में जब 23 जनवरी को आपने जिक्र किया लॉकडाउन अनाउंस किया, तब चाइना में 98% केसेस सिर्फ हुबे प्रोविंस में रिपोर्ट किए जा रहे थे। तो इसका मतलब था कि हमारे लिए, चाइना की गवर्नमेंट के लिए डिसीजन थी कि इस 5% आबादी को तो कंप्लीट लॉकडाउन, जिसमें वुहान का शहर इंक्लूडेड था, 11 मिलियन लोगों का शहर है, और बाकी तमाम मुल्क में लॉकडाउन नहीं लेकिन सेल्फ क्वारंटीन और चेक की पॉलिसी जारी की गई। अच्छा। तो लॉकडाउन की जहां तक बात है, तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद की गई, लोगों को आगाह किया गया कि ये जो वायरस है ये बहुत डेडली है, बहुत कंटेजियस है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मजीद फैलेगा, डेथ टोल बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो तमाम मुल्क की हेल्थ फैसिलिटीज थी उनको भी पार्टनर कर दिया गया वुहान और हुबे के इलाकों के साथ, क्योंकि इस दौरान चाइना में 2 घंटे लगते थे किसी भी और शहर से एक हेल्थ फैसिलिटी को ऑर्गेनाइज करने में, और 24 घंटों के अंदर अंदर वो हेल्थ वर्कर्स जो थे अपनी इक्विपमेंट समेत वुहान या हुबे के उस इलाके में पहुंच जाते थे जहां पे जरूरत थी। फिर जाहिर बात है कि ज्यादातर लोगों को तो इस इंफॉर्मेशन के साथ ही कि अगर हम कोऑपरेट करेंगे तो हेल्थ सिस्टम पे उतना बोझ नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से लोग अपने घरों तक महदूद रहे। लेकिन वुहान में खास तौर पे लोगों पेट्रोलिंग का जो सिलसिला था वो जारी किया गया, लोगों पे फाइन किया गया अगर वो अपने घरों से बाहर बिला वजह निकलते थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तौर पे बंद कर दी गई, और इसके साथ साथ जो ऐसे इलाके थे, मतलब 99% वुहान की जो आबादी थी 3 हफ्तों के अंदर अंदर उन पे अग्रेसिव टेस्टिंग कर दी गई। तो मेरा जो कहने का मकसद ये सबसे पहले कि क्योंकि चाइना ने एक अर्ली स्टेज पे इस इशू को आइडेंटिफाई कर लिया था, इसलिए लॉकडाउन उस 5% आबादी तक महदूद था, बाकी तमाम मुल्क में स्ट्रिक्ट सेल्फ क्वारंटीन की पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई थी। सही, तो ये तरीकाकार चीन में लॉकडाउन के हवाले से अपनाया गया, जिसको दूसरे ममालिक भी फॉलो कर रहे हैं। इसी पर मजीद भी हम दूसरे ममालिक की सूरत हाल जानते हैं। बड़े अबरार कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अबरार, ये बताइएगा कि बरतानिया में अभी रिसेंटली लॉकडाउन कितना सख्त है और इसको कामयाब बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, लॉकडाउन वहाँ पर किस तरीके से किया गया, वो तरीकाकार बताइएगा। बिल्कुल सिदरा, जैसे चाइना से हमने सुना कि किस तरह से बीमारी के बाद जो था वो पब्लिक ने जो रूल्स थे उनको फॉलो किया, और बरतानिया के अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जिस वजह से लोगों ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया और हुकूमत की बात को माना। उसकी सबसे पहली बात कि यहाँ की खूबसूरती ये है कि हुकूमत की जानिब से जो भी कोई लॉ बनता है, कोई भी लॉकडाउन की जब बात आती है इस तरह की, तो आवाम की ये कोशिश होती है कि वे हुकूमती इक़दामात को माने और उसके ऊपर अमल करें, जो कि खूबसूरती है इस माशरे की। दूसरा, कोरोना वायरस की वजह से खौफ था, कुछ इस वजह से भी लोग घरों के अंदर रहे। और तीसरी जो इसकी वजह है सिदरा, वो ये हमने देखी कि जब यहाँ पे पब्स बंद होंगे, सिनेमा बंद होंगे, पार्क के अंदर आपको जाने की इजाज़त नहीं, घर के अंदर आपने ही रहना है, तो फिर लामला लोग बाहर नहीं आएंगे। पिछले दिनों यहाँ के नशियाती इदारे एक सर्वे किया कि किस हद तक जो लॉकडाउन है वो कामयाब साबित हुआ, तो उसके मुताबिक ये था कि 90% यहाँ पे बरतानिया में लॉकडाउन जैसे हुकूमत चाहती थी उन्होंने किया और वो सक्सेसफुल हुआ। जो 10% था उसमें नाकामी की वजह ये है कि ज़ाहिर लोग शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, कुछ लोग बीमार हैं उनको वॉक करनी होती है, बाज़ लोग सुबह मॉर्निंग के टाइम बाहर निकलते हैं। जबकि देखा जाए तो ये सारे जो अवामल थे, अवाम ने भरपूर तरीके से तावन किया है यहाँ पे इदारों के साथ, जिसके बायस देखा जाए तो 90% जो लॉकडाउन है वो वहाँ पे ना सिर्फ कामयाब है, बल्कि जो 10% बाकी कामयाब ना हो सका उसमें भी जो नंबर हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छा अबरार, हमें ये भी बताइएगा कि अब चूँकि पाकिस्तान में सूरत हाल इससे कुछ बरक्स है, वहाँ पर लॉकडाउन का जो तरीका कार है स्पेसिफिकली उसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन है कि लॉकडाउन का इतना टाइम ड्यूरेशन होगा, इस औकात में लोग घरों से नहीं निकल सकते, और इसके अलावा जो लोग घरों पर हैं, क्वारंटीन में हैं या इसके अलावा छोड़कर घरों पर हैं, उनको फैसिलिटेट किस तरह से किया जा रहा है बरतानिया में?
सिदरा मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि देखें पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ पे डिफरेंट नौइयत की चीज़ें इसलिए हैं कि वहाँ पे लोग नमाज के लिए जाते हैं। ज़ाहिर है यहाँ पे भी लोग चर्च में जाते हैं, लेकिन वो एक दिन जाते हैं इतवार के रोज़। बाकी चूँकि यहाँ पे जब लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद लोगों ने इस एतबार से भी चीज़ों को फॉलो किया कि वो देखना चाह रहे थे कि कब तक वैक्सीन आएगी, कब तक बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो उन्होंने लॉकडाउन जो ही पहले हुआ फिर उसमें 3 हफ्ते की एक्सटेंशन की गई। थोड़ा सा लोगों ने रिएक्ट भी किया कि लॉकडाउन जो है वो कब तक, बाज़ लोग चाहते थे ये ख़त्म हो, लेकिन जो इसकी जो मुद्दत थी उसको बढ़ाया गया। लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके इदारों के साथ चल रहे हैं। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि बाज़ फैमिली जो है वो पार्क की तरफ जाती हैं। अब्रार, ये बड़ी अहम बात आपने की है। जून में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि चाइना में मैनेजमेंट ने तो बड़े अच्छे तरीके से तरीक़ाकार को हैंडल किया, लेकिन वहाँ पर लोगों की एक एक्सेप्टेंस भी बड़ी ज़रूरी होती है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन को कामयाब बनाने के लिए। चीन में ये चीज़ किस हद तक पाई जाती है कि लोगों ने वहाँ पर, हुकूमत ने जो अहकाम जारी किए उन पर अमल किया और उसको एक्टिविटीज़ को महदूद किया आपने? अर्शिदा, मैं खुद चीन में मतलब 5 साल से रह रही हूँ। यहाँ के लोगों का जो माइंडसेट है वो बहुत कलेक्टिविस्ट है। इसका मतलब ये कि जब उनकी हुकूमत ने ये कहा कि आप घर बैठेंगे, आप ही के साथ वाले लोग हैं जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जिनको सपोर्ट करने के लिए हमें घर बैठना जरूरी है, हमारा बाहर पब्लिक गैदरिंग को कम्प्लीटली कैंसिल कर दें, इन चीजों को रिस्ट्रिक्शन भी कर दी गई इम्प्लीमेंट। लेकिन लोगों में ये जो एक एहसास जिम्मेदारी है चीन में बहुत स्ट्रांग है। इस मुल्क ने 2003 में सार्स का एपिडेमिक भी देखा। यहाँ पे जनरली जो हुकूमत की तरफ से और जो मीडिया की तरफ से मैसेजिंग है वो भी बहुत कंसिस्टेंट, बहुत स्ट्रांग और बहुत मतलब मैं कहूँगी इंफॉर्मेटिव थी। जो डेली प्रेस ब्रीफिंग की जा रही थी उसमें लोगों को ये भी दिखाया जा रहा था कि ये यंग डॉक्टर्स हैं, यंग हेल्थ वर्कर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनका काम बढ़ गया है इस दौरान, तो आप उनकी सपोर्ट में जरूर घर बैठें। तो ज्यादातर लोगों ने पर्सनली इसको अपनी जिम्मेदारी समझा। मैं खुद इस दौरान खुद यहाँ पे थी, मेरे जो साथ कॉलीग थे, जानने वाले थे, सब लोग एक दूसरे को हौसला दे रहे थे। तो एक तरह से इस मुल्क ने शायद इस तरह की इससे सिमिलर पहले सिचुएशन एक्सपीरियंस की भी है, या ये वजह भी थी कि उस वक्त बाहर की मुल्कों से इतनी क्रिटिसिज्म आ रही थी चीन की तरफ कि उनमें एक ये नेशनलिज्म और एक एहसास जिम्मेदारी एक ज्यादा जो पुरजोश तरीके से जगाई गई और जागी गई। तो बिल्कुल, और ये हमारे देखने वालों के लिए एक मैसेज भी है, एक अहम पैगाम भी है कि जाहिर बात है जहां पर हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं वहां पर आमतौर पर पब्लिक की भी उतनी ही जिम्मेदारियां कि अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद करें, दूसरे मुल्कों से इन मिसालों को देखें। आपका बहुत शुक्रिया जून, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और इस शो का फीडबैक देना मत भूलिएगा।